ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं क्लिनिकल्स रिलेटेड टू द पोप्लीडियल फोसा। अब बेसिकली क्या होता है कि जो डीप फेशिया है, जो हमारे पास पोप्लीडियल फोसा के कंटेंट्स को कवर कर रहा होता है, ओवरलाई कर रहा होता है, ये क्या करता है कि इन मसल्स को अपनी जगह पे रखता है। और ये क्या करता है कि जो एक्सपेंशन है उसको हमारे जो मसल्स की एक्सपेंशन है उनको क्या करता है, लिमिट करता है। जैसे हमारे पास अगर मसल्स हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो डीप फेशिया क्या करता है कि उनकी एक्सपेंशन को एक पॉइंट तक जो है लिमिटेड रखता है ताकि वो ज़्यादा एक्सपैंड ना करें। ठीक है, तो डीप फेशिया का बेसिकली ये फंक्शन होता है। अगर हमारे पास पोप्लीडियल फोसा में कोई एब्सेस या ट्यूमर आ गया, ठीक है, एब्सेस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड फिल्ड पस है जो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, या कोई ट्यूमर है जो कि इन्वेड करके पोप्लीडियल फोसा में आ गया है, तो क्या होगा हमारे पास कि वो सिर्फ या तो सुपीरियरली मूव कर पाएगी, यानी कि पोप्लीडियल फोसा में अगर एक्यूमुलेशन हो गई है पस की, तो या तो वो हमारे पास लिम्फेटिक्स के थ्रू सुपीरियरली थाई में मूव कर पाएगी या फिर इन्फीरियरली लेग में मूव कर पाएगी। साइड्स पे लैटरली जो है वो मूव नहीं कर पाएगी, या इंटीरियरली पोस्टीरियरली मूव नहीं कर पाएगी, सिर्फ सुपीरियर या इन्फीरियर मूव करेगी ड्यू टू द डी फेशिया। क्योंकि डी फेशिया क्या करिए, इस कंपार्टमेंट को एक इसने रिस्ट्रिक्शन दी हुई है लैटरल साइड से और इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से, कि उसकी जो हमारे पास एक साइज़ है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जो स्पेस है वो सिर्फ कब कवर हो जाएगी, जब मसल्स एक्सपैंड करेंगे। तो जो हमारे पास कोई भी पस आ गई है या ट्यूमर आ गया है, उसके लिए सिर्फ जगह कहाँ होगी, या तो वो सुपीरियरली मूव कर जाए या फिर इन्फीरियरली मूव कर जाए। लैटरली इंटीरियर पोस्टीरियरली वो मूव नहीं कर पाता। तो अगर इस तरह का आ जाता है हमारे पास कि रूट क्या होगा, कोई ट्यूमर आ गया है पोप्लीडियल फोसा में, तो रूट क्या होगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि उसका रूट ये होगा कि या तो वो सुपीरियरली मूव कर पाएगी इन द थाई या फिर इन्फीरियरली मूव करेगी इन द लेग। देन हमारे पास पोप्लीडियल आर्टरी की पल्सेशंस हम कहाँ पे फील करते हैं, तो ऑब्वियसली हम पोप्लीडियल फोसा में फील करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पल्सेशन कब होगी, जब हम एक सब्जेक्ट है उसको फ्लेक्स, उसका नी जो है वो फ्लेक्स पोजीशन पे रखेंगे। तो जब हम फ्लेक्स पोजीशन पे नी को रखेंगे तो ये जो डीप फेशिया है ये रिलैक्स हो जाएगा। ये जब रिलैक्स होगा तो और साइमल्टेनियसली हम पोप्लीडियल आर्टरी की पल्सेशन को फील करने की कोशिश करेंगे, तो हम ईजिली डिटर्मिन कर सकेंगे, ईजिली अप्रिशिएट कर सकेंगे पोप्लीडियल फोसा में जो पोप्लीडियल आर्टरी है उसकी पल्सेशन को। और पोप्लीडियल फोसा में भी जो लोअर थर्ड ऑफ द पोप्लीडियल फोसा का पार्ट होता है, जहाँ पे हमारे पास पोप्लीडियल आर्टरी होती है विद रिलेशन टू द टिबिया, वहाँ पे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पल्सेशन फील हो सकती है पोप्लीडियल आर्टरी के। अब जैसे ये नज़र आ रही है पोप्लीडियल आर्टरी, और ये क्या है, पूरा का पूरा पोप्लीडियल फोसा है। अब हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को जो है वो बिठाएंगे और उसके नी को फ्लेक्स पोजीशन पे रखेंगे। फ्लेक्स पोजीशन पे रखेंगे तो ये जो डीप फेशिया है वो रिलैक्स हो जाएगा, और जो हमारे पास पोप्लीडियल फोसा, इसको हम इस जगह पे यानी लोअर थर्ड ऑफ द थाई में जो है लोअर थर्ड ऑफ द पोप्लीडियल फोसा में फील करेंगे, तो हमारे पास जो है अच्छी एप्रिसिएशन हो जाएगी पोप्लीडियल आर्टरी की। दूसरी बात यह है कि अगर किसी सब्जेक्ट में पोप्लीडियल आर्टरी की पल्सेशन नहीं फील हो रही है, तो ये एक इसका साइन हो सकता है फेमरल आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, अगर फेमरल आर्टरी, क्योंकि हमें पता है कि जो फेमरल आर्टरी होती है वो कंटिन्यू कर रही होती है एज द पोप्लीडियल आर्टरी। जो एडक्टर हाइएटस होता है उसमें बेसिकली फेमरल आर्टरी पास करती है, और देन इट बिकम्स द पोप्लीडियल आर्टरी विच रन्स इन द पोप्लीडियल फोसा। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर किसी सब्जेक्ट में हम यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द पोप्लीडियल फोसा में फील करते हैं पल्सेशन और हमें फील नहीं हो रही, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें किसी रीज़न की वजह से फेमरल आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। फिर हम उसके हिसाब से जो है उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। देन हमारे पास इसी की आर्टरी से रिलेटेड आ जाती है पोप्लीडियल आर्टरी एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि डायलेशन हो गई है आर्टरी की। जैसे अब ये नॉर्मल आर्टरी है जो कि इस डायग्राम में नज़र आ रही है, लेकिन अगर उसकी डायलेशन हो जाए तो वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, ये हमारे पास डायलेटेड पार्ट है, और हम इसको क्या कहेंगे कि ये पोप्लीडियल आर्टरी की जो है वो एन्यूरिज्म हो गई है। ठीक है, तो अब इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर उसकी बल्जिंग हो गई है तो इस तरह हमारे पास ऑब्वियसली पल्सेशंस में भी थोड़ा सा हमें जो है वो चेंज फील आएगा। अब जैसे एक तो ये बात बताई कि अगर जो है वो पल्सेशंस फील ही नहीं हो रही है, बहुत फीबल हैं, तो उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेमरल आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन अगर एन्यूरिज्म है यानी बल्जिंग है या डायलेशन है आर्टरी की, तब क्या होगा, तब हमारे पास दो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कि एक तो हमारे पास एबनॉर्मल पल्सेशन साउंड्स फील होती हैं जिनको हम नाम देते हैं ब्रूट्स का। ठीक है,
एन्यूरिज्म के केस में हमारे पास ब्रूट्स जो है वो थ्रू द स्टेथोस्कोप हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसी लोअर पार्ट ऑफ द पोप्लिटियल फोसा में स्टेथोस्कोप के थ्रू पल्सेशंस फील करेंगे तो हमें ब्रूट्स यानी एबनॉर्मल पल्सेशन साउंड फील होंगी। अब जैसे हम जब स्टेथोस्कोप रखते हैं आर्टरीज़ पे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक लब डब साउंड फील होती है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एबनॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। जैसी भी एन्यूरिज्म है उसके हिसाब से हमें ब्रूट्स सुनाई देंगी थ्रू द स्टेथोस्कोप। और इसके अलावा स्पेसिफ़िक इसके लिए हमारे पास जो एन्यूरिज्म होती है, इनकी पल्सेशंस होती हैं, उनको हम थ्रिल्स का नाम देते हैं। तो वो भी थोड़ी सी डेविएटेड किस्म की हमें जो है साउंड्स सुनाई दे रही होती हैं थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो अगर हमारे पास पोप्लिटियल आर्टरी की एन्यूरिज्म हो गई है तो हमें एक तो एबनॉर्मल साउंड्स फील सुनाई देंगी थ्रू द स्टेथोस्कोप, और दूसरी बात है कि थ्रिल्स जो है वो उस तरह की पल्सेशन जो है हमें फील होंगी रादर देन द नॉर्मल पल्सेशन जो कि हमें नॉर्मली डिटेक्ट होती हैं। तो ये हमारे पास एन्यूरिज्म है। अब जब ये डायलेटेड पार्ट है, अब ये है विद रिलेशन टू द टिबियल नर्व, यहाँ से ये टिबियल नर्व नज़र आ रही है जो कि फिर इसी पे ट्रैवल करती है और टिबियल नर्व जो है इसके पोस्टीरियरली रन कर रही होती है। अगर ये पार्ट बल्ज हो गया है तो जब इसकी में सिस्टली होगी, ड्यूरिंग द सिस्टली ये क्या करेगी कि ज़ाहिर बात है मज़ीद डायलेट होगी। जब मज़ीद डायलेट होगी तो ये टिबियल नर्व पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ऑब्वियसली हमारे पास ये नॉर्मल आर्टरी थी और ये थी टिबियल नर्व, तो अब जैसे इसकी सिस्टली हुई तो इतनी सी बल्जिंग को ये स्पेस में एकोमोडेट हो गई और हमारे पास जो टिबियल नर्व है वो सेफ रही। लेकिन अगर हमारे पास ये एन्यूरिज्म है, ठीक है, तो हमारे पास जो टिबियल नर्व है वो कॉन्टीन्यूसली उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो दब रही है, ठीक है, उसकी लेशन हो सकती है। तो उसकी लेशन या इंजरी की वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली जो मोटर लॉस भी हो सकता है, सेंसरी लॉस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो एन्यूरिज्म है उसका ये जो है वो इफ़ेक्ट है कि हमारे पास क्या होगा कि टिबियल नर्व के लेशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पोस्टीरियर टू द पोप्लिटियल आर्टरी रन कर रही होती है। ओके, देन हमारे पास क्या हो सकता है कि पोप्लिटियल आर्टरी का हेमरेज हो सकता है। अगर याद हो तो हम जब क्लिनिकल्स बना रहे थे फीमर से रिलेटेड, फीमर के फ्रैक्चर्स का, तो शाफ्ट के जब फ्रैक्चर्स हमने देखे थे तो शाफ्ट का जो डिस्टल थर्ड पार्ट था जब उसका फ्रैक्चर होता था तो हमने कहा था कि गैस्ट्रोटेनिमियस मसल क्या करता था, उसे बैकवर्ड रोटेट करवाता था जो हमारे पास डिस्टल फ्रेगमेंट है। तो बैकवर्ड रोटेट करने की वजह से जो पोप्लिटियल आर्टरी है उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास डिस्टल फीमर का फ्रैक्चर हुआ है तो इस केस में पोप्लिटियल आर्टरी डैमेज हुई है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पोप्लिटियल आर्टरी का हेमरेज होगा, यानी ब्लड जो है वो उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी इन दो पोप्लिटियल फोसा। दूसरी बात ये है कि इससे हमारे पास क्या हो सकता है कि एट्रियोवीनस फिस्टुला कॉज हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि आर्टरी और वेन का कॉमन कम्युनिकेशन होता है इस तरह से अगर हम देखें, ठीक है। कॉमन कम्युनिकेशन इस तरह से तो नहीं ऑब्वियसली होगा, मतलब अगर ये आर्टरी रन कर रही है और ये वेन कर रही है, वेन रन कर रही है, आर्टरी की डैमेज हुआ है, वेन का डैमेज हुआ है, तो क्या हुआ है कि ऑब्वियसली अगर ये फ्रेगमेंट जो है वो हमारे पास इंटैक्ट नहीं है, अब ब्रेक हो गया, डिसकॉन्टीन्यूटी आ गई है, तो हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वो आर्टरी में भी रन करेगा और वेन में भी रन करेगा। तो इस कॉमन कम्युनिकेशन को बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन हम क्या कहते हैं, एट्रियोवीनस फिस्टुला कहते हैं। और एट्रियोवीनस फिस्टुला का यही हार्मफुल इफेक्ट है कि वी हैव लर्नड इन द फिजियोलॉजी इन कार्डियक आउटपुट कि अगर एट्रियोवीनस फिस्टुला होता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे पास अब आर्टरी और वेन में ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो गया है। इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे पास नॉर्मल वस्कुलर प्रेशर्स वस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ऑब्वियसली तो हमारे पास जो वीनस रिटर्न है और ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बंदे को टैकीकार्डिया हो सकता है और इस तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मतलब अब ये इस सारे कुछ से रिलेटेड है, ये सारा कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है कि पोप्लिटियल आर्टरी के हेमरेज से जो है सारा ये फिजियोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। तो डैट इज़ द कोरिलेशन विद द फिजियोलॉजी। और इसके बाद अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे पोप्लिटियल आर्टरी हेमरेज के केस में भी और दूसरा जो एन्यूरिज्म देखी उसके केस में भी हम क्या करेंगे कि फेमरल आर्टरी को, क्योंकि ये फेमरल आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन है, तो हम क्या करेंगे कि फेमरल आर्टरी को लाइगेट कर देंगे, ठीक है। तो मज़ीद जो नीचे हमारे पास नी में हमें पता है कि नी जॉइंट पे जेनिकुलर एनास्टोमोसिस हो रही होती है, डिफरेंट ब्रांचेस वहाँ पे एनास्टोमोस करके ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। तो जो हमारे पास ऑक्लूजन है वहाँ से ब्लड जो है बाईपास कर जाता है थ्रू द जेनिकुलर एनास्टोमोसिस और पोप्लिटियल आर्टरी में रीच करता है डिस्टल टू द लाइगेशन।
ये इसका दोनों का ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट ऑप्शन। ओके, लास्ट वन हमारे पास है पोप्लीडियल सिस्ट्स। पोप्लीडियल सिस्ट्स को हम बेकर सिस्ट्स भी कहते हैं। और बेसिकली ये सिस्ट बनती कैसे है कि दो रीजंस हो सकते हैं इनके। एक तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन नी जॉइंट को कवर कर रही होती है, उसमें क्या हो गया कि एबनॉर्मल फ्लूइड फिल्ड सैक्स बन गई हैं इन द रीजन ऑफ पोप्लीडियल फोसा। तो उसकी वजह से भी पोप्लीडियल सिस्ट बन सकती हैं। ऑब्वियसली हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, चलो वो देख लेंगे। और दूसरी वजह ये भी है कि हमारे पास गैस्ट्रोकिनीमियस बर्सा प्रेजेंट होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर टू द नी जॉइंट। उनमें भी अगर हमारे पास फ्लूइड फिल्ड हो गया है, या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उनकी हर्निएशन हो गई है, हर्निएट करके वो पोप्लीडियल फोसा में इन्वेट कर गए हैं, तो उसको भी हम रेफ़र करते हैं एज द पोप्लीडियल या बेकर सिस्ट। अब बेसिकली क्या होगा कि साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड सैक्स है साइनोवियल मेम्ब्रेन के, तो उससे हमारे पास जो फ्लूइड है वो लीक करके, ठीक है, इफ्यूजन उसकी होगी, फ्यूजन करके जाएगा इन द पोप्लीडियल फोसा और पोप्लीडियल फोसा में एक्यूमुलेट हो जाएगा। पोप्लीडियल फोसा में जब एक्यूमुलेट होगा तो हम उसको पोप्लीडियल सिस्ट कहेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को जिसके थ्रू ये साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड फिल्ड सैक था उसकी जो हमारे पास फ्लूइड एस्केप हुआ है, इसको हम क्या नाम देते हैं, साइनोवियल इफ्यूजन का नाम देते हैं। जैसे हम प्लूरल इफ्यूजन होती है, प्लूरल इफ्यूजन में क्या था कि जो फ्लूइड है हमारे पास वो प्लूरा में जाके जो है वो प्लूरा में उसकी एक्यूमुलेशन हो रही थी, जिसकी वजह से सारे के सारे सिम्टम्स हो रहे थे, ठीक है। इसी तरह साइनोवियल इफ्यूजन है कि जो फ्लूइड है वो पोप्लीडियल फोसा में एक्यूमुलेट हो रहा है और सिस्ट बना रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर गैस्ट्रोकिनेमियस बर्सा या सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा की हर्निएशन हो गई है तो वो भी हमारे पास क्या हर्निएट करके, वो तो पूरा का पूरा सैक ही होता है ना। बेसिकली हर्निएशन क्या होती है, प्रोट्रूजन होती है सैक की फ्रॉम द वन कंपार्टमेंट टू द अदर या फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पोप्लीडियल फोसा में सिस्ट डेवलप हो जाएंगी, जिन्हें हम पोप्लीडियल सिस्ट का नाम देते हैं। और बेसिकली ये जो सिस्ट हैं वो चिल्ड्रन में कॉमन होती हैं, लेकिन जो है उनके सिम्टम्स इतने कोई ख़ास चिल्ड्रन में नज़र नहीं आते। लेकिन एडल्ट्स में जो है वो पोप्लीडियल सिस्ट अगर डेवलप होती हैं तो वो इतनी ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिव होती हैं कि ज़ाहिर बात है कि एडल्ट के हिसाब से अगर हम वर्किंग एडल्ट है तो उसके काम भी ज़्यादा, मूवमेंट भी ज़्यादा है, नी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है। तो ये जो सिस्ट है वो मिड काफ तक भी मूव कर सकते हैं। और ऑब्वियसली क्या होगा कि नी मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी, और जब नी मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी तो फिर पेन प्रोड्यूस होगा।